दोस्तों, आज बात करते हैं बहुपद के बारे में। 10वीं क्लास का दूसरा चैप्टर है बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि बहुपद होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि बहुपद को किस प्रकार पहचाना जा सकता है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो एक चीज के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो आज हम पढ़ते हैं बहुपद के बारे में कि बहुपद होता क्या है। तो लगाओ हेडिंग बहुपद, पोलिनोमियल्स। बहुपद क्या होता है? बहुपद वे बीजीय व्यंजक होता है जिसके चर की अधिकतम घात धनात्मक पूर्णांक होती है। सही है? समझ में आया नहीं आया? एक बार और रिपीट करो कि बहुपद वे बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है। तो ये बात ले देता हूँ, बहुपद वे बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चरों की घात धनात्मक पूर्णांक होती है। अब मैंने तुम्हें क्या समझाया कि बहुपद वे बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है। तो इतना पढ़ने के बावजूद तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बीजीय व्यंजक क्या होता है और इसमें चर क्या होता है, कि चर नहीं समझ में आ रहा होगा और बीजीय व्यंजक शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आज पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले ये बीजीय व्यंजक क्या होता है। अगर ये बीजीय व्यंजक हमारे समझ में आ जाता है तो बहुपद हम आराम से समझ जाएंगे डिटेल्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे किसके थोड़ी डीपली करके कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो अब मैं समझा रहा हूं आपको बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, देखो बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक वे होता है जिसमें चर की संख्या और अचर की संख्या दोनों आपस में मिलकर बनती है। उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि चर और प्लस अचर, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, दोनों से मिलकर जो बनेगा वो क्या बनेगा? तुम्हारे पास बीजीय व्यंजक बनेगा। अब इतना पढ़ने के बाद हमें समझ में आ चुका है कि बीजीय व्यंजक क्या है। भाई चर है और अचर है, दोनों को आपस में मिला दो तो हमारा बहुपद बन गया, यानी बीजीय व्यंजक बन गया, तो बहुपद भी बन गया। पर शर्त एक ही है, जो वे चर होंगे, जो ये चर होंगे, इनकी जो घात होगी वो धनात्मक पूर्णांक होगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो इतना पढ़ने के बाद हम ये नहीं समझ पा रहे कि अब चर क्या है और अचर क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। तो चर के बारे में पढ़ लो पहले। चर क्या होते हैं? चर वेरिएबल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। अब चर क्या होता है? चर बे राशियां होती है। मेरी बात सुनो कि चर बे राशियां होती है जिनमें जिसको मान कभी भी जिसका मान शर्तों के रूप में परिवर्तन होता रहता है। कहना मतलब क्या है कि चर बे राशियां है जो हमें ज्ञात नहीं होती। सीधी सी एक बात लाइन में कि चर वे संख्या है जो हमें ज्ञात नहीं होती। तो लिख देंगे चर बे राशियां है जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होता है, मतलब अज्ञात होती है। अब मेरी बात समझो, अचर को सामान्यतः लिख लेते हैं। एक बार चर को सामान्यतः अंग्रेजी के छोटे शब्द x, y, z से दर्शाते हैं। x, y, z हो गई या ABC हो गई। ठीक है, अब ये बात समझो मेरी, जो मैं समझाने जा रहा हूँ कि हम क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी के छोटे शब्द को x, y, z से क्या कर रहे हैं? उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। अब चर का ये पढ़ो, चर का मान हमें ज्ञात नहीं होता। चर वे राशि होती है जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होता। अब मेरी बात समझो, जैसे मान लो कोई x है। अब तुम क्वेश्चन सोल्व करते हो कि x की वैल्यू क्या आती है, पर्सन के आधार पर जो पर्सन की शर्त होती है उसी के आधार पर x की वैल्यू क्या आती है, 7 भी आ सकती है।
एक्स की वैल्यू 8 भी आ सकती है, एक्स की वैल्यू 9 भी आ सकती है। यानी कि वे मान क्या हो रहा है, एक्स का मान बदलता रहता है। किसके आधार पर? पर्सन के आधार पर। यानी कि एक्स की वैल्यू अगर हम पर्सन में सोल्व करते हैं तो अब कभी कभी देखा हो एक्स की वैल्यू 6 भी आ गई, एक्स की वैल्यू 7 भी आ गई, एक्स की वैल्यू 8 भी आ गई और एक्स की वैल्यू 9 भी आ गई। ऐसे हमारी बाई की वैल्यू भी निकलती रहती है कि बाई की वैल्यू निकालो, बाई की वैल्यू 6 आ गई, 7 आ गई, 8 आ गई, 9 आ गई। तो यानी कि ये मान हमें अज्ञात होते हैं, ये मान कुछ भी निकल सकते हैं और जिसके ये मान हमें ज्ञात होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? चर राशियां बोलते हैं। तो चर समझ में आया कि ये मान क्या होते हैं? बदल सकते हैं, जो हमें ज्ञात होते हैं, जो हमें ज्ञात जिसका हम संभावना भी नहीं कर सकते कि इसका मान कितना है, तो वो क्या होती है? चर राशियां होती है। अब इसका हम दूसरा पार्ट समझते हैं कि अचर क्या होते हैं। तो हेडिंग लगाओ अचर। अचर अचर वे राशियां होती है जिसका मान हमें ज्ञात होता है। अब मेरी बात समझो कि चर क्या होते हैं। चर वे राशियां होती है जिसका मान हमें ज्ञात होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे 7 हो गया या 8 हो गया या 9 हो गया, तो वे कभी बदलने का नहीं है। अगर 7 है तो बोर्ड पे भी 7 है, कॉपी में भी 7 है और आपकी जो नोटबुक में लिखोगे वो भी 7 रहने वाला है। कभी तुम 7 को बदल सकते हो? नहीं। तो वो क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया। जैसे 6 है तो 6 को कभी बदला नहीं जा सकता, तो वो क्या हो गया? एक अचर हो गया। जैसे 5 है, 5 को हम कभी नहीं बदल सकते। हम नोटबुक में लिखोगे या किसी अकाउंट नंबर में लिखोगे या किसी भी नंबर में तुम क्या करोगे, उस नंबर को दर्ज करोगे तो 5 का 5 ही लिखा जाएगा, उस नंबर को कभी बदल नहीं सकते। तो वही क्या होता है? हमारी नजर में कांस्टेंट होता है, यानी अचर संख्या होती है। तो अचर संख्या को हमें कभी बदल नहीं सकते। तो चर समझ में आ गया और अचर समझ में आ गया। तो इतनी बात समझ में आ गई कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। अब चर वे होते हैं जो हमें अज्ञात नहीं होते और अचर वे होते हैं जो हमें ज्ञात होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे लो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये समझा दिए। अब बीजीय व्यंजक समझो कि बीजीय व्यंजक मैंने समझा था कि चर अचर से मिलकर बीजीय व्यंजक बनता है। तो चर भी पढ़ लिया हमने और अचर भी पढ़ लिया। अब इसका एग्जाम्पल ले लो कोई सा भी समझने के लिए। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? चर मान लिया मैंने x, अचर मान लिया मैंने 8, सही है। तो ये क्या हो गया? हमारा एक बीजीय व्यंजक हो गया। अच्छा, ये बीजीय व्यंजक हो गया तो इसी पार्ट को हम क्या बोल लेंगे? बहुपद। तो ये क्या हो गया? हमारा बहुपद। आई बात समझ में? बस शर्त एक है, ये बात रखना कि शर्त एक है। शर्त एक ये है कि जो चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है, जो ये घात है जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, तो ये धनात्मक हुई तो जब जाके चर होगा। अगर ये धनात्मक नहीं होता ये चर नहीं होने का। जैसे कि x की पावर -2 प्लस का 8, तो ये बहुपद नहीं है। बस धनात्मक पूर्णांक। अगर प्रमेय भी हुई, अगर प्रमेय संख्या होगी ये x का मान 1/2 ये, ठीक है, तो ये भी क्या है? हमारी अचर संख्या है, यानी बहुपद नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। तो होनी चाहिए जो कि वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। ऋणात्मक और प्रमेय संख्या नहीं चलने की। तो हमें ये समझ में आ गया कि बहुपद क्या होता है। एक बार रिवाइज कर ले कि बहुपद वे बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चरों की हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है। इतनी बात समझ आई। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है? वे होता है जो चर और अचर से मिलकर बनते हैं। अब चर क्या होते हैं? चर वे होते हैं जिसका मान हमेशा हमें अज्ञात होता है और अचर वे होते हैं जिसका मान हमें ज्ञात होता है। एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। अब हम पढ़ते हैं चरों की घात, यानी सॉरी बहुपद की घात। अब बहुपद की घात लगाओ, हेडिंग लगाओ बहुपद की घात। बहुपद की घात। देखो बहुपद की घात समझो। पहले बहुपद की घात क्या होती है? किसी बहुपद में चरों की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। अब मैंने मान लिया किसी कोई भी बहुपद होगा, किसी लिख लो, किसी बहुपद में चरों की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। अब बहुपद की घात एग्जाम्पल लेकर समझो कि एग्जाम्पल कैसा होता है। जैसे मान लिया मैंने ये रहा मेरा एग्जाम्पल पहला कि 3x² प्लस के 5x प्लस के 2। तो इसमें चर कौन से है? चर इसमें हमारे पास 2 है, x और ये वाला x।
ये चर है। और इसकी अधिकतम घात कौन सी है, इसकी घात 1 होगी, इसकी घात 2 होगी। तो अधिकतम वाला घात कौन सा है, ये वाला। तो ये हमारी अधिकतम घात को इसको क्या बोलेंगे, बहुपद की घात। तो हमारी बहुपद की घात कितनी होगी, 2। जो अधिकतम चर के नंबर पे जो अधिकतम घात होगी उसी घात को हम क्या बोलेंगे, बहुपद की घात। जैसे एग्जाम्पल ले एक और, 5x⁴ प्लस के 6x⁵ प्लस के x⁴ प्लस के x⁴ प्लस के x⁴ प्लस के 9। सही है, ये भी हमारे पास क्या है, बहुपद है। अब इसके अधिकतम घात देखो, इसकी अधिकतम घात कितनी है बहुपद में, तो अधिकतम घात कितनी दिख रही है हमारी, 6। तो यही हमारी क्या होगी, बहुपद की घात होगी। तो बहुपद की घात कितनी है, 6। तो बहुपद की घात समझ में आ गया। तो आज हम पहचानने का अगला स्टेप क्या था हमारा, अगला स्टेप हम ये देखेंगे कि बहुपद को किस प्रकार हम पहचान सकते हैं, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो कि आप लगाओ हेडिंग कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कॉपी में नोट करो, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। इतना मैं रफ कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले करो, वीडियो स्किप करके या रोक के रख, ठीक है, वीडियो रोक करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले करो। मैं पूरा रफ कर देता हूँ। अब मैं पढ़ता हूँ बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पढ़ लगाओ हेडिंग, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। बहुपद सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, किसके, एक घातों के आधार पर, एक पदों के आधार पर। आई बात समझ में। तो अब बहुपद को हम 2 प्रकार में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट, एक बांटा गया हमारे पास पदों के आधार पर, एक बांटा गया हमारे पास घातों के आधार पर। अब पदों के आधार पर कैसे पहचानते हैं और घातों के आधार पर कैसे पहचानते हैं, ये देख लेते हैं। कि पदों के आधार पर कि पद कितने होते हैं, एक पद हो सकता है, 2 पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं, 4, 5, 6 ये पद चलते जाते हैं। तो कहना मतलब अगर हम पदों के आधार पर पढ़ते हैं तो पहला पार्ट पढ़ेंगे हम एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। अब एक पदीय बहुपद वो होता है जिसमें केवल एक पद होता है, उसे हम बोलते हैं एक पदीय बहुपद। तो मेरे एक काम करो, थोड़ा सा मेरे साथ साथ लिख लो कि यहाँ मैं एग्जाम्पल दे देता रहूँगा, क्योंकि बोर्ड भर जाएगा, फिर लिखने से मुझे बिठानी पड़ेगी, थोड़ी परेशानी पड़ेगी। तो चलो अपनी कॉपी में नोट करो, एक पदीय बहुपद क्या होता है। एक पदीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें केवल एक पद होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लो इसका एग्जाम्पल, जैसे 3x, तो इसमें कितना पद है, केवल एक। तो ये क्या हो गया, एक पदीय बहुपद हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लो 8, तो इसमें कितना पद है, एक। तो ये क्या हो गया, एक पदीय बहुपद हो गया। जैसे ही 4x प्लस के 5x, तो ये सब क्या है, एक पदीय बहुपद है। एक ही बात समझ में आ गई, ठीक है, जिसमें सिर्फ केवल एक पद होगा। अब ऐसे नहीं कहना कि भाई ये चर और अचर, कि भैया ये तो चर है, ये अचर है, ये चर है, ये तो 2 पद हो गए। नहीं भैया, कि ये चर की मल्टीप्लाई जब तुम एक्स में करोगे तो एक ही पद निकलेगा। अगर ये 4 + x होता तो जब ये 2 पद होते, जब ये 4 + x होता तो जब ये 2 पद होते। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते द्विपदीय बहुपद। अब द्विपदीय बहुपद क्या होता है, पहले ये समझो कि द्विपदीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो मेरे साथ लिख लो कि द्विपदीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एग्जाम्पल जैसे 5x प्लस के 6 और 8x प्लस के 7 या 9x प्लस के 9। तो इसमें कितने पद है, एक पद, 2 पद, एक पद, 2 पद, एक पद और 2 पद। तो ये सब क्या हो गया हमारे पास, द्विपदीय बहुपद हो गए। इसकी अगर हम जनरल फॉर्म या लिखे, यानी कि जनरल फॉर्म लिखे तो किसने ली, ax प्लस का b। तो ये जनरल फॉर्म बन जाएगी किसकी, द्विपदीय बहुपद की। अगर एक पदीय की बहुपद की जनरल फॉर्म लिखे तो कितनी आ जाएगी, ax। ये जनरल फॉर्म है। और इसमें एक चीज़ होती है a = 0, a ≠ 0। अब ये बात समझो, ये बात मैं बहुत बार समझा चुका हूँ
जैसे मैंने परिमेयकरण में √3 बारे में समझाया था कि Q नॉट इक्वल 0। अगर इसकी वैल्यू में 0 रख देता हूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब जब 0 की मल्टीप्लाई में x से कर दो तो जो अचर संख्या हमारी x है तो वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब भी 0 हो जाएगी तो यहाँ ना चर बचने का ना अचर बचने का, तो वो बहुपद नहीं कहलाने का। और जब वो बहुपद ही नहीं कहलाने का तो क्या वो एक पदी बहुपद कहलाएगा? नहीं। तो कहना मतलब क्या है, जो तुम्हारा a होना चाहिए वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ऐसे इसमें ये कि अगर हम यहाँ a की वैल्यू 0 रख देते हैं तो यहाँ 0 पुट करोगे और जब 0 की मल्टीप्लाई तुम x से करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी अचर को क्या कर दोगे तुम 0 बना दोगे। जब वो अचर ही 0 बन चुका है तो क्या वो बहुपद कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। जब वो बहुपद नहीं कहलाएगा तो वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। जब बहुपद नहीं कहलाएगा तो द्विघाती बहुपद कैसे कहला पाएगा? तो इसलिए कहते हैं कि a नॉट इक्वल 0। अब बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा कितना है हमारे पास, त्रिघातीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। अब त्रिपदीय बहुपद लिखो मेरे साथ। त्रिपदीय बहुपद वह बहुपद कहलाता है जिसमें केवल 3 पद होते हो। अब तो समझ में आ रहा होगा कि जैसे हमारे 4x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3, ठीक है, एक पद, दो पद, तीन पद। 6x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 9, एक पद, दो पद, तीन पद। अगर इसकी हम जनरल फॉर्म लिखे तो जनरल फॉर्म इसकी ये बनेगी ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। तो ये क्या हो गया, त्रिपदीय बहुपद। तो इसमें कितने पद है, 1 2 3। कंडीशन वो होगी कि a नॉट इक्वल 0। तो a नॉट इक्वल ये 0 नहीं होना चाहिए। तो वो क्यों नहीं होना चाहिए, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 0 हो जाएगा। जब 0 ये हो जाएगा तो ये बहुपदी नहीं कहलाएगा। जब बहुपदी नहीं कहलाने का तो वह त्रिबहुपदी भी नहीं कहला पाने का। ये समझ में आ गया। तो अब चतुर्पदीय बहुपद, तो जिसमें केवल 4 पद होते हैं। 5 पदीय बहुपद जिसमें केवल 5 पद होते हैं। तो इस सीक्वेंस में चलते जाते हैं, जितने पद होते हैं उतनी पदों की संख्या होती है। तो हम इसके नंबर नोट करते हैं। पदों में क्या करते हैं, हम नंबर नोट करते हैं, 1 2 3, 1 2 तो ये द्विपदीय, 1 2 3 ये त्रिपदीय बहुपद। अब पढ़ते घातों के आधार पर। किसका पढ़ना है, घातों के आधार पर हम बहुपद को किस प्रकार पहचान सकते हैं। तो चलो इसको मैं रब कर देता हूँ। इसके सोच लेना हो तो टान रहा हूँ। चलो चलो हेडिंग लगाओ, घातों के आधार पर। घातों के आधार पर। अब घातों के आधार पर हम बहुपद को किस प्रकार पहचान सकते हैं। तो मैंने बहुपद की घात तुम्हें बता चुकी थी कि बहुपद की घात मैंने जब बताया था कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात वे घात कहते हैं जिसमें चरों की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। जिसमें जो चर होंगे यानी x y z उसकी जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। अब कहना मतलब क्या है कि अगर मुझे पहला पार्ट आता है इसमें रैखिक बहुपद, फिर दूसरा पढ़ेंगे हम रैखिक बहुपद के बाद पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, फिर पढ़ेंगे हम त्रिघात बहुपद। चलो अब बात करते हैं कि बहुपद 3 आधार पर होता है, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद क्या होता है और त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक घातीय बहुपद जिसमें चरों की अधिकतम घात कितनी होती है, केवल 1 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो लिख लो मेरे साथ, जिसमें चर की अधिकतम घात केवल 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो x की पावर 5 x की पावर 2 प्लस का 1 सही है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक रैखिक बहुपद हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लो, जैसे x की पावर 1 प्लस के 5, 1 लिखते नहीं तो x प्लस के 6, तो डिटेल्स में आ जाइए, ठीक है। ये क्या आ गई, हमारी रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या, द्विघातीय बहुपद।
द्विघातीय बहुपद वह बहुपद कहलाता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। जैसे कि हमारा मान लिया 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, 9x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 5, माइनस में भी हो सकता है, ऐसे नहीं, 3x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 9। तो ये सब क्या हो गए हमारे पास, द्विघातीय बहुपद हो गए। किनकी घात कितनी है, चर की घात कितनी है, अधिकतम 2 2 2, चर इसमें 2 है, 1 और 2, मतलब इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, अधिकतम घात कितनी है, 2, तो अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ऐसे क्या हो गए, ये द्विघातीय बहुपद हो गए। इसकी जनरल फॉर्म बात करें तो जनरल फॉर्म हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, और ये हमारी 2.2 में बहुत काम आने वाली है, ध्यान रखना। जब हम इसकी एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ेंगे तो द्विघातीय बहुपद मिलेगी स्टार्टिंग में, ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, मेरे साथ लिखो। त्रिघातीय बहुपद वह बहुपद कहलाता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है, उसी को हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो एग्जाम्पल लिख लो इसका, 3x की पावर 3, 4x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 9। तो इसमें चरों की अधिकतम घात कितनी है, चर एरिया चर एरिया चर एरिया, मतलब अधिकतम घात कितनी है, 3। तो ये क्या हो गया, त्रिघातीय बहुपद। इस तरीके से हम पहचान लेंगे कौन सा बहुपद है। ये 9x की पावर 3 प्लस के 8x की पावर 2 प्लस के 9x प्लस के 5। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। तो ये ऐसे क्या हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया। तो अब हम इतना पढ़ लिया कि रेखिक बहुपद को हमने समझा लिया। घातों के आधार पर जिसके चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, उसे हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद जिसमें चरों की अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है, उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अब इतना समझने के बाद अब हम ये समझ गए कि बहुपद 2 आधार पर होते थे हमारे, एक घातों के आधार पर, एक पदों के आधार पर। पद की बात करते हैं तो पद में हम नंबर गिनते थे, 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो वो एक पदीय द्विपदीय त्रिपदीय। अब घातों के आधार पर करते हैं तो हम चर की घात देखते हैं, 1 2 3, अगर 1 हुई तो एक रेखिक बहुपद, 2 हुई तो द्विघात बहुपद, 3 हुई तो त्रिघात बहुपद। अब बहुपद पहचान लिया। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा। अब तुमसे पूछोगे ये कौन सा बहुपद है, या रेखिक बहुपद है, या द्विघात बहुपद है, या त्रिघात बहुपद है, या एक पदीय बहुपद है, या द्विपदीय बहुपद है। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेने के बावजूद हम बहुपद और घात देखेंगे इसकी ये बहुपद कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो आज क्या करेंगे, बहुपद को पहचाने की, बहुपद को किस प्रकार पहचान सकते हैं। तो चलो अब मैं इसको रब कर दूं, चलो इसको रब कर देते हैं। चलो पहचान, चलो अब हेडिंग लगाओ कि बहुपद को किस प्रकार पहचाना जा सकता है। बहुपद को पहचानिए, ठीक है, बहुपद को पहचानिए। देखो बहुपद की जो हमने बातें पढ़ी है वो स्टेप बाय स्टेप में साइड में लिख देता हूँ, फिर उसको पहचानने में क्या होगी, थोड़ी बहुत आसानी मिलेगी। तो पहले स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। पहला स्टेप ही कहता है कि बहुपद में चर की जो घात होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है हमारी कि बहुपद में चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे कि धनात्मक पूर्णांक का मतलब 0 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है, इस तरीके की घात होनी चाहिए। दूसरा स्टेप कि बहुपद में चर भी होने चाहिए, ठीक है, यानी कि वेरिएबल भी होने चाहिए। तीसरा अचर भी होने चाहिए। चौथा जो ये चर अचर है, जो ये पद है जो हमारे पास पद बनेंगे, ये पद बढ़ते क्रम में होने चाहिए या घटते क्रम में होने चाहिए। पदों की संख्या बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम। एग्जाम्पल देख लो इसका, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एग्जाम्पल, जैसे कि 9x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 2 प्लस x प्लस के 5, यानी कि पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरीके से बढ़ते या
घटते क्रम में होनी चाहिए। ये 4 स्टेप है, अगर ये स्टेप सब में फॉलो करते हैं तो बहुपद को पहचान लोगे। तो मैं यहाँ बहुपद लिखता हूँ, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ बहुपद के, बहुपद, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हम पद और यहाँ लिखते हैं हम घात, ठीक है। अब पहचानते कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो। चलो एग्जाम्पल ले लिया मैंने, x की पावर 5 प्लस के 6। अब ये बताओ ये बहुपद है या नहीं है, कि पहले इसमें एक चर है, हाँ भाई चर भी है, कितना है x है, अचर है, हाँ चर भी है, कितना है 6 है। इसकी जो चर की घात है वो धनात्मक पूर्णांक है, हाँ भाई चर की घात कितनी है, धनात्मक पूर्णांक है। तो बस सिंपल सी बात है, ये बहुपद हो गया। जब ये बहुपद हो गया, हाँ ये बहुपद है, तो अब इसमें पद कितने, 1 2, पद कितने हैं 2। अब इसकी घात कितनी है, चलो कि अधिकतम घात की हम क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात, चर की घात कितनी है 5, तो बहुपद की घात कितनी हो गई 5, सही है। अब दूसरा एग्जाम्पल लो, 9x² प्लस के 6x प्लस के 5, सही है। अब ये देखो कि इसमें हमारे पास चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है, दिख रहा होगा 2 है, तो वही क्या हो गया, हमारी घात कितनी होगी 2। अब पद कितने हैं, 1 2 3, तो पद कितने हैं 3, तो पद कितने हो गए 3, तो ये भाई पद 3 हो गए और घात कितनी हो गई, अधिकतम घात कितनी है 2, चर की अधिकतम घात कितनी है 2, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल अच्छा चले उसके बाद 1/x प्लस के 5। अब ये पहचानो कि ये पहले बहुपद है या नहीं है। पद तो हम पहचान लेंगे, घात भी हम पहचान लेंगे। अब ये बहुपद है, बताओ बहुपद है, देखो ये बहुपद नहीं है। अब ये बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x किस में आ गया, हर में आ गया। जब मैं x को ऊपर लेके जाऊँगा, जब मैं x को अंश के रूप में कन्वर्ट करूँगा, यानी कि हमने एक रूल पढ़ रखा है कि जैसे a/b है, b की पावर कितनी है m है, अगर इसका उल्टा करते हैं b की पावर a, जब इसका हम उल्टा करते हैं तो ये ऋणात्मक हो जाती है पावर, सही है। जब मैं x को नीचे करूँगा, यानी x की पावर उल्टा करूँगा 1, तो ये पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी, अब प्लस के 5। नीचे हम 1 को लिखते नहीं है, तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, माइनस की 1 हो जाएगी। और जब ये माइनस में हो गई तो हमारा एक स्टेप इसमें फॉलो नहीं हो रहा है कि चर की अधिकतम घात, चर की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। अब चर की घात क्या आ गई, ऋणात्मक आ गई, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम बहुपद को पहचानते हैं। जैसे कि मान लिया एक x की पावर, ये x की पावर 3 प्लस के 6x प्लस के 5। अब ये बहुपद है, हाँ इसमें चर की अधिकतम घात कहते हैं प्लस है, तो ये बहुपद है, ठीक है। अब इसमें पद कितने, 1 2 3 और घात कितनी है, अधिकतम 3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बहुपद को पहचानते हैं। आया समझ में। तो एक बार रिवाइज कर लियो, ठीक है। एक बार वीडियो को अगर समझ में ना आता तो स्किप करके देख लेना, पीछे कर करके। अब हम पढ़े हैं 2.1 और 2.1, यानी कि हम सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे, पहले दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, फिर चौथा चैप्टर, यानी कि तुम्हारा ये सिलेबस 4 या 5 महीने में तुम्हारा कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अच्छी लगी तो वीडियो शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।